स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था को पढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी को। ये इकोनॉमी का हमारा सीरीज है जिसमें घटना चक्र की समरी पीडीएफ आपको पढ़ाई जा रही है। अगर आप समरी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको इस नंबर पर 9027281376 पर व्हाट्सएप मैसेज करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। यहाँ तक हम लोग कर चुके थे, नियोजन काल वगैरह सब पढ़ चुके थे, आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। प्रीवियस वीडियोस को आप देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां सब दिए हुआ है। ठीक है, आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज के अपने इस सेशन को। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार आए हो तो। आर्थिक विकास के निर्धारक तत्व यानी कि आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो कैसे डिसाइड होगा, उसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं आर्थिक तत्व। इसमें प्राकृतिक साधन है, ऑब्वियसली बात है, नेचुरल रिसोर्सेज। यही आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं जिससे इंडस्ट्रीज डेवलप होते हैं, जिससे पूरा डेवलपमेंट होता है इकोनॉमिक। दूसरा है श्रम शक्ति और जनसंख्या। श्रम शक्ति यानी कि लेबर। अगर लेबर आपके पास नहीं है तो इंडस्ट्रीज में काम कौन करेगा, कृषि में काम कौन करेगा, तो लेबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तकनीक और नवाचार यानी कि टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। अगर इनोवेशन नहीं होगा तो आप जो पहला सिस्टम चला आता है, जिस तरीके से आप एग्रीकल्चर करते थे, बैल जो था वो खेत को जोतता था, उसी तरीके से चीजें होती रहती है। बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, उसमें मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती थी। बट जैसे जैसे इनोवेशन होते चले गए, टेक्नोलॉजी आती चली गई, उससे वो सारे काम जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग थे और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती थी उसमें लेबर फोर्स की, उसको वो रिड्यूस करते चले गए। दैट मीन्स कि जितना इनोवेशन आता जाएगा, जितना टेक्नोलॉजी एनहांस होती जाएगी, उतना ही फायदा होगा, उतनी ही तेजी से हम लोग जो है चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं, चीजों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उससे जो है उसको सेल आउट करके उससे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की एक वास्ट पॉपुलेशन है। मतलब इतने सारे लोग हैं, ठीक है, अरब अरब से भी ऊपर पहुंच गए हैं। 150 अरब हो जाएंगे थोड़े ही टाइम में। ठीक है, सो 150 अरब नहीं, सॉरी, 150 करोड़। ठीक है, 150 अरब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 150 करोड़ लोगों को अगर हमें पालना है तो जरूरी है कि उस तरीके से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रो करे, और उसमें इनोवेशन बहुत जरूरी है। तभी जो हमारा लैंड है उससे हम ज्यादा से ज्यादा जो है उपज निकाल सकते हैं, यानी कि फसलों का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें जो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में भी डेवलपमेंट तभी फास्ट हो पाएगा जैसे जैसे इनोवेशन होता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करते हैं पूंजी उत्पाद अनुपात की। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपके आर्थिक तत्व में आते हैं। वहीं अनार्थिक तत्वों की बात करें तो सामाजिक घटक हो गए, धार्मिक घटक हो गए, पॉलिटिकल फैक्टर्स हो गए, इंटरनेशनल फैक्टर्स हो गए, और जो साइंटिफिक फैक्टर्स हो गए, ये सब किस में आते हैं, आपके अनार्थिक तत्वों में आते हैं। आगे बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसके बारे में। अब इसके कौन कौन से भाग है। एक तो देखो, तेल के क्षेत्र में सुधार हुआ सेकंड जनरेशन के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसके तहत। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र में यहां पर सुधार देखने को मिला, और तीसरा मिला आपका शासकीय और सार्वजनिक क्षेत्र में सुधार। इसके बाद यहां पर बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था, इसमें बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है और उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, मतलब सरकार का इसके अंदर बहुत कम रोल होता है, सरकार रेगुलेट नहीं करती और सब कुछ प्राइवेट हाथों में होता है। अब प्राइवेट हाथों में होगा, दैट मीन्स कि अगर कोई 10 रुपए की चीज वो बना रहे हैं, उसको 20 में बेचें, 25 में बेचें, 30 में बेचें, ये उन पर डिपेंड करता है। क्योंकि पूरा स्वामित्व किसके पास में है, प्राइवेट सेक्टर के पास में, ओनरशिप उसके पास में है। गवर्नमेंट यहाँ पर ज्यादा कुछ करती नहीं है, गवर्नमेंट को इससे मतलब नहीं होता, गवर्नमेंट सिर्फ उनसे अपना टैक्स लेती रहती है। ठीक है, कंपनी से। सो यहाँ पर सीधे सीधे जो है जो रोल प्ले करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर रोल प्ले करते हैं। गांधीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या कहती है। आधार क्या होता है, आधार होता है कि उत्पादन के साधनों का विकेंद्रीकरण हो, यानी कि कहीं ऐसा ना हो जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं,
वो रिसोर्सेज किसी एक ही हाथ में हो। अगर एक ही हाथ में होगा तो मोनोपोली होगी, मोनोपोली होगी तो मार्केट में चीजों के दाम बढ़ेंगे और लोगों को सफर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन करने की बात करी गई है कि जो रिसोर्सेज हो उनको डिसेंट्रलाइज किया जाए। नेक्स्ट प्रमुख बल की बात करें तो स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता ये इसके मेन टूल हैं। ठीक है, गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था के। विशेषता की बात करें, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ये इसका मेन काम है। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक न्याय की स्थापना ये इसका उद्देश्य है। आगे बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था जैसा आप इसका नाम देख रहे हैं कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। इसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं। अब ये सबसे अच्छा मॉडल है इकोनॉमी का, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, आगे बढ़े इससे पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग घटना चक्र की समरी पीडीएफ लेना चाहें, एटलीस्ट आपको डेमो फाइल जरूर देखनी चाहिए। उसके लिए आप लोग 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए जो हमारा फुल लेंथ कोर्स चल रहा है उसमें भी आप एनरोल करवा सकते हैं, और उसमें आपको बहुत कम फीस, सिर्फ 1500 रुपीज का पेमेंट करके सब कुछ मिलेगा। उसमें आपको जीएस के सारे नोट्स मिलेंगे, आपको मिलेंगे 20 फुल लेंथ टेस्ट, 11,000 एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, करंट अफेयर्स रहेगा, सब कुछ उसके अंदर रहेगा। मतलब विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन, एवरीथिंग विल बी गिवन टू यू। और उसके बाद आपको सोचने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ पढ़ते चलना है और यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से सब कुछ समझते चलना है। चलो आगे बढ़े। दोनों क्षेत्रों का सह अस्तित्व विकास का आधार है। यानी कि जो पब्लिक सेक्टर है और प्राइवेट सेक्टर है, दोनों का एक साथ विकास हो, उससे जो है तेजी से डेवलपमेंट होगा। भारत जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यानी कि इंडियन इकोनॉमी, या फिर हम कहें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि रेलवे, बिजली, रक्षा, और निजी क्षेत्र जैसे कि आईटी, उद्योग, सेवाएं, ये सब जो है एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की। सो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी। पहली बात भैया, लोगों के पास पैसा जो होगा बड़ा कम होगा, उनकी आय, उनकी इनकम काफी कम होगी, जीवन स्तर, ऑब्वियस सी बात है, जब इनकम ही नहीं होगी तो जीवन स्तर का है बात का, तो वो भी बहुत डाउन जाएगी। जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि जो होगी वो बहुत ज्यादा होगी। बेरोजगारी बहुत देखने को मिलेगी। अल्प रोजगार जो है वो बहुत ज्यादा उसका जो स्तर है वो ऊंचा होगा। मतलब अल्प रोजगार, थोड़े थोड़े टाइम के लिए आपको रोजगार देखने को मिलेगा। कृषि क्षेत्र वो उसका आधिपत्य होगा। यानी कि आप ऑब्वियस सी बात है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, वो क्या करेंगे, वो जाके खेत में काम करेंगे। तो कृषि का यहाँ पर आधिपत्य देखने को मिलेगा। पूंजी निर्माण की निम्न दर होगी, यानी कि कैपिटल जनरेशन लो रेट पे होगा। और आय की विषमता ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलेगी। आगे बात करें भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में, तो भारत की कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे जो है श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि हमारी जो इकोनॉमी है वो कैसी है, लेबर डिपेंडेंट है। ठीक है, श्रम आधिक्य, या फिर हम कहें तो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है लेबर फोर्स जो है, लेबर फोर्स वाली अर्थव्यवस्था है, लेबर बहुत हमारे यहाँ है। ठीक है, आगे देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर होना, प्रति व्यक्ति आय, या फिर हम कहें तो राष्ट्रीय आय, उसमें धीमी वृद्धि है। यानी लोगों की इनकम भी नहीं बढ़ रही, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल इनकम भी कैसे बढ़ सकती है। जनसंख्या का भारी दबाव है, गरीबी का अस्तित्व है, कृषि पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तकनीकी कौशल की कमी है। देखो ये सारी चीजें वो हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो, आपको सारी चीजें देखने को मिलती हैं। औद्योगिक पिछड़ापन हमारे यहाँ है, साक्षरता की निम्न दर हमारे यहाँ पर है, रूढ़िवादी परंपरावादी समाज यहाँ पर है, क्योंकि भैया डेवलप तो हुए नहीं है। ठीक है, तो नई चीजों के बारे में पता नहीं है, रिसोर्सेज है नहीं, 2 जून की रोटी कमा ले इतने में ही अपनी जिंदगी चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर कैसे जो है रूढ़िवादी समाज से बाहर हम आ सकते हैं। विकास के लिए योजना बनाना, ठीक है, योजनाओं पर व्यय करना, आयात पर निर्भरता और कृषि प्रधान होना, इसके अलावा प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता, ये
सारी चीजें जो है हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती हैं, और यही है जो भारत को अल्प विकसित देश के रूप में दिखाती हैं। हालांकि भारत अब जो है विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है, लेकिन असलियत ये है कि हिंदुस्तान की 70 से 80% आबादी अभी भी इन सारी समस्याओं से ही दो चार हो रही है। आपका क्या सोचना है? क्या आप समझते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था किस तरीके की, और क्या मेन चीज हो सकती है जो करी जाए जिससे कि हम जो है धीरे धीरे करके अपने समाज में, अपने देश को आगे लेके जा पाए? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, बाकी आज के इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो चुका है, जिसमें हमने सब कुछ पढ़ लिया है भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के संदर्भ में। कल से स्टार्ट होगा नेक्स्ट चैप्टर। सो डेली बेस पे सुबह 8 बजे आपको एक शॉर्ट वीडियो देखने को मिलता है, जिसमें हम लोग स्टडी प्लान डिस्कस करते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद आपको एक 10 बजे वीडियो मिलेगा जिसमें हम लोग बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री की। उसके बाद 2 बजे वीडियो मिलेगा जिसमें बात करेंगे हम इंडियन इकोनॉमी की। और रात को 10 बजे आपको एक शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेगा ज्योग्राफी पर बेस्ड। ये सब कुछ अभी आ रहा है, धीरे धीरे वीडियोस की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, उनकी लेंथ भी बढ़ेगी, जैसे जैसे आप लोग जुड़ते चले जाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।